वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। देखो, जो ओप एम्प होता है ना, उससे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। आई एम सॉरी। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है। जो एक आइडियल ओप एम्प होता है ना, वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करता है। और कैसा वोल्टेज सोर्स? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करता है। ठीक है। डीसी के लिए ओप एम्प का जो गेन होता है ना, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है। अब देखो, ओप एम्प क्या है, सिंगल एंडेड हो सकते हैं या फिर डबल एंडेड हो सकते हैं। ठीक है। सिंगल एंडेड में हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। डबल एंडेड में हमें दो आउटपुट मिलते हैं। ठीक है। तो जो हमें इस टर्मिनल पे आउटपुट मिलेगा, तो सेकंड टर्मिनल पे पहले वाले का 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके हमें आउटपुट मिलेगा, या फिर पहले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है। मतलब अगर आउटपुट के पहले टर्मिनल पे सिग्नल ये है, तो दूसरे टर्मिनल पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो मेरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं, उसमें दो टर्मिनल होते हैं। देखो, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ और चीज़ें। देखो, जो ओप एम्प होता है ना, वो एक लीनियर एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। लीनियर इसलिए क्योंकि हम इस पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ओप एम्प में कौन कौन से सिग्नल दे सकते हैं? तो डीसी सिग्नल दे सकते हैं, साइन वेव दे सकते हैं, स्क्वायर या ट्रायंगुलर सिग्नल ओप एम्प पे दे सकते हैं। सबसे पॉपुलर ओप एम्प जो है वो है IC 741। ठीक है। IC 741 इज द पॉपुलर ओप एम्प। और ओप एम्प में जो मैक्सिमम पावर सप्लाई दी जा सकती है, वो होती है ±15 वोल्ट। ठीक है। जो पहला इंटरनल स्टेज होता है ओप एम्प का, वो होता है एमिटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है। और जो लास्ट इंटरनल स्टेज होता है ओप एम्प का, वो या तो बफर होगा या तो क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर होगा। ठीक है। आगे देखते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। देखो, सबसे जो पॉपुलर मोड है वो हमारा इन्वर्टिंग मोड है। इन्वर्टिंग मोड पे क्या होता है कि हम कोई एक नेगेटिव टर्मिनल पे एक इनपुट देते हैं, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक इनपुट देते हैं, और जो मेरा आउटपुट होता है वो क्या होता है कि मेरा जो इनपुट है उसको ही बस रिवर्स कर देता है और एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है। तो ए मेरा गेन है, और वी आई क्या है, इनपुट। तो आउटपुट जो है वो इनपुट के ही बराबर में है, मल्टीप्लाइड बाय द गेन, लेकिन निगेटिव वैल्यू। ठीक है। तो देखो, जैसे हमने ये इनपुट दिया, तो यहाँ पे क्या है कि हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला आउटपुट मिला, और एम्पलीफाइड आउटपुट मिला है। यहाँ देखो, छोटा था, यहाँ पे कितना बड़ा सिग्नल ऑब्टेन हुआ है। उसी तरह जो नॉन इन्वर्टिंग मोड होता है, उसमें हम नेगेटिव टर्मिनल को या इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देते हैं, और आउटपुट जो होता है वो गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है। तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट आती है नॉन इन्वर्टिंग मोड में, लेकिन आउटपुट हमारा एम्पलीफाइड होता है। ठीक है। फिर एक आता है तीसरा मोड, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल मोड। तो डिफरेंशियल मोड में क्या होता है कि जो इनपुट है ना, वो दोनों ही टर्मिनल पे अप्लाई की जाती है। मतलब कि हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और जो आउटपुट है वो मेरा गेन टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द इनपुट वोल्टेज के बराबर आउटपुट हमें मिलेगा। तो अब वी नॉट इज इक्वल टू ए वी डी, वेयर वी डी इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है। अब अगर गेन यूनिटी हो जाए, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, द सम ऑफ इनपुट वोल्टेजेस, दैट इज V1 माइनस V2,
और हमें आउटपुट में सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें और समझते हैं। देखो, जो ओपैम्प होता है, ओपैम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाती, ठीक है। जो हमारा ओपैम्प होता है उसके अंदर जो करंट होती है ना, वो जाती ही नहीं है, करंट ज़ीरो होती है, ठीक है। तो करंट ज़ीरो होने का मतलब इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल ओपैम्प में इनपुट रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम के बराबर होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है तो 10 से 100 ओम के बराबर होता है। गेन क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज होता है। तो हमारा आइडियल ओपैम्प में जो गेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है और प्रैक्टिकल ओपैम्प में -10⁻⁶ होता है। अब देखो बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ भी हमारा इन्फिनिटी होगा आइडियल ओपैम्प के केस में, और 10⁻6 हर्ट्स या फिर 1 मेगा हर्ट्स उसी को बोलेंगे, ये मेरा प्रैक्टिकल ओपैम्प में बैंडविड्थ होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है वो भी इन्फिनिटी होता है। स्लीव रेट भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ऑफसेट वोल्टेज और ऑफसेट करंट तो ज़ीरो होता है और प्रैक्टिकल में ये वैल्यू तो निगलेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ओपैम्प में जो CMRR होता है वो होता है 10⁻6 या 120 डेसिबल, ठीक है। और जो स्लीव रेट होता है प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का वो होता है 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं। In open loop condition, op-amp can be used as comparative or as a zero crossing detector, ठीक है। अगर V1 जो है वो V2 से ज़्यादा है तो मेरा V0 कैसा होगा? पॉजिटिव V सेट होगा, लॉजिक 1 यूज़ करेंगे, और V1 अगर छोटा हो जाएगा V2 से तो V0 मेरा -V सेट पे आएगा और लॉजिक 0 यूज़ होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम्प सिर्फ इतना सा है कि ओपैम्प का जो वोल्टेज है वो बायसिंग वोल्टेज को एक्सीड नहीं कर सकता है, और बायसिंग वोल्टेज मेरा ±15 वोल्ट था, यानी ओपैम्प का वोल्टेज भी कभी भी 15 वोल्ट से ±15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ये सबसे पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल ओपैम्प पे यूज़ होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आइडियल ओपैम्प पे यूज़ होगा, मान लो ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये मेरा अर्थ है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, क्या होता है ना कि हमको पता है कि यहाँ पे मेरा गेन है, ठीक है। जो गेन है तो V0 जो होगा वो मेरा A टाइम्स VI होगा, ठीक है। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो टर्मिनल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली जो मेरा आउटपुट होता है वो गेन के ही प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। गेन कितना है उसके अनुसार होता है। अब जो आइडियल ओपैम्प होता है उसमें जो गेन होता है वो होता है इनफाइनाइट, ठीक है। आइडियल ओपैम्प में गेन होता है इनफाइनाइट, और हमने अभी जब एम्पलीफायर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि बैंडविड्थ इनटू जो गेन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर मेरा गेन जो है वो इनफाइनाइट को चला गया है, मतलब मेरा बैंडविड्थ क्या होगा? ज़ीरो होगा, होगा कि नहीं? तो बैंडविड्थ मेरा ज़ीरो हो गया। अब समझते हैं इसके आगे। ठीक है। तो अब क्या है कि मेरा जो गेन है, यहाँ पे नीचे, यहाँ ऊपर जगह नहीं है, मैंने कहा कि मेरा जो V0 है वो AVI है। A मेरा क्या है? इन्फिनिटी है, ठीक है। तो मेरा जो ये VI है और ये V0 है, ठीक है। तो मेरा जो VI है वो किसके बराबर होगा? वो होगा V0 बराबर इन्फिनिटी के।
ठीक है। इसका मतलब मेरा जो वी आई है वो बराबर होगा 0 के। ठीक है, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वो मेरा होना चाहिए 0। और इनपुट वोल्टेज 0 कैसे होगा समझना। देखो यहाँ पे ऊपर हमने देखा भी था, कहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है मेरा, इसको मान लो मैं वीपी बोल देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये मेरा वी एन। तो मेरा वी आई क्या होगा, वी आई बराबर वी पी माइनस वी एन ही तो होगा। और वी आई बराबर वी पी माइनस वी एन होगा, तो वी आई तो मेरा 0 है, तो 0 बराबर वी पी माइनस वी एन होगा। इसका मतलब वी पी इज इक्वल टू वी एन होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं फिर से इसको। ठीक है, तो कि देखो मेरा जो एनपीआई 0 क्या है, ये वी आई है, इनपुट ही है। ठीक है, और ये क्या, पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल, तो वी पॉजिटिव इज इक्वल टू वी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल ओप एम्प पे वैलिड होगा या फिर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर पे वैलिड होगा। ठीक है, वर्चुअल शॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी पॉजिटिव फीडबैक ओप एम्प पे नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं इधर ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। देखो ओप एम्प जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा ओप एम्प जो है वो पॉजिटिव वी सेट से नेगेटिव वी सेट के बीच में लीनियर रीजन में वर्क करता है। ठीक है, देखो लीनियरली, और उसके बाद ये सेचुरेशन रीजन में, बाहर का जो रीजन होता है वो सेचुरेशन रीजन होता है। ट्रांसफर फंक्शन जो है वो ए अपॉन 1 माइनस ए बी या ए बीटा कह लो इसको। ठीक है, और निगेटिव साइन क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ये एक निगेटिव फीडबैक यूज़ किया गया। ठीक है, ओप एम्प जो है वो एक कंपैरेटर की तरह यूज़ करेगा अगर हम उसको यूज़ करेंगे सैचुरेशन मोड में। ठीक है, ओप एम्प जो है वो सैचुरेशन में सिर्फ 2 कंडीशन में इंटर कर सकता है। पहला है कि अगर इनपुट सिग्नल वेरी हाई हो तब हमारा ओप एम्प सैचुरेशन स्टेट में जा सकता है, और अगर हम पॉजिटिव फीडबैक यूज़ कर लें तो भी ओप एम्प हमारा सैचुरेशन स्टेट में जा सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो देखो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, और ये देखो नेगेटिव फीडबैक है, फीडबैक जो है वो नेगेटिव से आके जुड़ा हुआ है, और ये फिगर होता है। तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना वो होता है माइनस आर एफ अपॉन में आर आई इंटू वी आई, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो जो माइनस आर एफ अपॉन आर आई है वो हमारा क्या है, गेन है। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट देते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमारा ग्राउंड होता है। कभी ये नहीं सोचना कि ऊपर से ही इनपुट दे रहे हैं, नहीं, इनपुट मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से ही जा रहा है, लेकिन जो मेरा फीडबैक है ना, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं तो ये आउटपुट से हमेशा ये नेगेटिव पे ही आके लैंड करेगा। ठीक है, इसमें क्या जो होता है वो आउटपुट हम कैसे देते हैं, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी आई, और गेन जो है वो 1 प्लस आर एफ अपॉन में आर आई होता है। ठीक है, अब अगर हम फीडबैक को शॉर्ट कर दें जैसे कि यहाँ पे किया है, तो मेरा वी नॉट जो है वो 1 प्लस 0 प्लस आर आई इंटू वी आई हो जाएगा, और उस केस में हमारा जो वी नॉट है वो सीधे सीधे वी आई के बराबर में हो जाएगा, यानी जो इनपुट है वही सीधे सीधे हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस केस में हमारा ओप एम्प कैसे वर्क करेगा, एज अ वोल्टेज फॉलोअर।
ठीक है, और वोल्टेज फॉलोअर की तरह वर्क करेगा, और वोल्टेज फॉलोअर की तरह जब वर्क करता है तो हमारा गेन कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, वोल्टेज फॉलोअर को हम कॉमनली आइसोलेटर की तरह भी यूज़ करते हैं या फिर एज अ बफर यूज़ करते हैं। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, और इसको हम इम्पिडेंस मैचिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, देखो हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे दोनों टर्मिनल से देखो हम लोग इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज है वो मेरा फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन में R1, ठीक है, या फिर इनपुट रेजिस्टेंस इनटू VD, या फिर V1 माइनस V2, या फिर डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस। तो इसमें मेरा जो गेन है वो क्या है, तो R2 अपॉन R1, एंड दिस इज माय फिगर, राइट। फिर देखो इसके बाद सिर्फ हमको फिगर लर्न करना है, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में इन सब से रिलेटेड क्या होता है, जेई के एग्जाम में फिगर दे देता है और पहचानना रहता है कि कौन सा सर्किट है। तो देखो इंटीग्रेटर सर्किट है ना, वो हम दो तरह से बना सकते हैं। ठीक है, एक बार हम या तो कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम रेजिस्टर इंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के मदद से हम इंटीग्रेटर सर्किट बना सकते हैं, या रेजिस्टर और इंडक्टर के मदद से भी हम इंटीग्रेटर सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कैपेसिटर की मदद से इंटीग्रेटर सर्किट बनाएंगे तो फीडबैक जहाँ पे ऐड करते थे वहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है, और उस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो होगा -1 अपॉन में RC इंटू VI/dt। और अगर हम इंडक्टर यूज़ करेंगे तो फीडबैक पे रेजिस्टर ही रहेगा, और इधर जो हम इनपुट साइड है उधर एक इंडक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मेरा इंटीग्रेटर सर्किट था। डिफरेंशियल सर्किट में क्या होगा, डिफरेंशियल सर्किट में ऊपर हम रेजिस्टर ही लगाएंगे और इनपुट के तरफ एक कैपेसिटर ऐड कर देंगे, और मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो -RC इंटू DVI अपॉन में DT होगा। अच्छा, इसमें क्या था ऊपर में, -1 अपॉन RC, इंटीग्रेशन का साइन VI/dt, और यहाँ पे क्या है -RC DVI अपॉन में DT। और अगर इंडक्टर लगाएंगे तो हम पहले इस बार फीडबैक की जगह इंडक्टर यूज़ करेंगे और इनपुट साइड में रेजिस्टेंस यूज़ कर लेंगे। V0 इज इक्वल टू -L/R dt dy/dt VI अपॉन में R। ये लर्न करने वाली चीज़। नॉन इन्वर्टिंग समर या एडर, तो नॉन इन्वर्टिंग बोल दिया है तो देखो नेगेटिव टर्मिनल को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, मेरा ये जो Vx है ये 0 होगा, और Vx इज इक्वल टू ये भी 0 होगा वर्चुअल ग्राउंड के वजह से। ये वर्चुअल ग्राउंड के वजह से ही हम इसको और इसको 0 करवाते हैं। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है RF अपॉन में RI+1 इंटू VX, और VX क्या होता है 1/3 V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, फिर इसको फर्दर एक्सपेंड करने पे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू 1/3 1 प्लस RF अपॉन RI इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर हम देखते हैं, देखो CMRR। ठीक है, CMRR में क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिफरेंशियल वोल्टेज में जैसे निकालते हैं वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं, जैसे हमको पता है कि डिफरेंशियल ओपैम्प में आउटपुट वोल्टेज V1 माइनस V2 से दिया जाता है, लेकिन अगर V1 V2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, मेरा V0 जो है वो 0 हो जाएगा। आइडियल ओपैम्प की बात हो रही है, अगर वो V0 0 नहीं होगा प्रैक्टिकल ओपैम्प के लिए, लेकिन आइडियल ओपैम्प में इस कंडीशन पे मेरा जो V0 होगा आउटपुट वोल्टेज वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर आइडियल ओपैम्प V0 डिपेंड्स ओनली ऑन डिफरेंस ऑफ
टू इनपुट वोल्टेजेस। ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल ओप एम्प वी नॉट डिपेंड ऑन द डिफरेंस एंड एवरेज ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस। ठीक है, तो आइडियल ओप एम्प के केस में जीरो इसलिए हो जा रहा था क्योंकि आइडियल केस में जो आउटपुट वोल्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है। लेकिन प्रैक्टिकल में वी नॉट ज़ीरो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि प्रैक्टिकल ओप एम्प में आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंस पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ में एवरेज ऑफ इनपुट वोल्टेजेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल ओप एम्प में आउटपुट कैसे दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल ओप एम्प में आउटपुट हम देते हैं वी नॉट इज इक्वल टू ए डी वी डी प्लस ए सी वी सी। तो ए डी क्या है मेरा डिफरेंशियल गेन, और वी डी क्या है डिफरेंशियल वोल्टेज, ए सी वी सी क्या है कॉमन मोड, तो कॉमन मोड का गेन और कॉमन मोड का वोल्टेज। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल गेन है वो हम देते हैं ए डी इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू अपॉन में टू। ठीक है, और वी डी हम देते हैं, पता ही था पहले से कि वी वन माइनस वी टू। ठीक है, और जो मेरा कॉमन मोड है तो कॉमन मोड का हम जो गेन देते हैं वो हम देते हैं ए वन प्लस ए टू अपॉन टू, जो कि है एवरेज ऑफ इनपुट वोल्टेजेस के बराबर। और वी सी जो है वो होता है हमारा वी वन प्लस वी टू। तो जो सी एम आर आर होता है ना कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, वो हमारा डिफरेंशियल गेन अपॉन में कॉमन मोड गेन के बराबर होता है। ठीक है, तो आइडियल ओप एम्प में जो कॉमन गेन होता है वो तो ज़ीरो होता है, इस वजह से कॉमन मोड गेन जो होता है जीरो होने की वजह से सी एम आर आर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। सी एम आर आर को हम डेसिबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस केस में ये होता है 20 log 10 ए डी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो ए डी अपॉन ए सी तो था ही, उसके आगे 20 log 10 जोड़ देना है, इसको फर्दर करने पे 20 log ए डी माइनस 20 log ए सी, और ये। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्लीव रेट। ठीक है, स्लीव रेट को हम डिफाइन करते हैं एज द मैक्सिमम रेट एट विच ओप एम्प कैन चेंज इन वोल्ट्स फॉर 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 1 माइक्रो सेकेंड में, ठीक है, जो ओप एम्प है वो कितना वोल्टेज चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब चेंज इन वोल्टेज इन सम पीरियड ऑफ टाइम। वो पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा 1 माइक्रो सेकेंड। फिर से देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट एट विच op amp output can change in volts for 1 microsecond. So slew rate is given by delta v naught upon में delta t in 1 microsecond. ठीक है, स्लीव रेट का फॉर्मूला अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड वाइज तो ए सी एल इंटू डी वी आई अपॉन में डी टी, और ए सी एल क्या होता है क्लोज्ड लूप गेन होता है। ठीक है, आइडियल स्लीव रेट जो होता है वो इनफाइनाइटली फास्ट होता है। ठीक है, स्लीव रेट जो है उसका अगर वी आई जो है वो वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर है मान लो, उस केस में जो स्लीव रेट है वो ए सी एल इंटू वी एम इंटू टू पाई एफ होगा। ठीक है, और एफ एम जो है वो क्या होगा स्लीव रेट अपॉन में टू पाई वी एम ए सी एल 1 मेगा हर्ट्ज के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो अगर मेरा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है ना वो इस एफ एम से छोटी है तो मेरा आउटपुट डिस्टॉर्शन लेस होगा, और मेरा एफ आई अगर एफ एम से बड़ा है ना तो हमें डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, वी एम क्या है वो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट है। जो लास्ट सिग्नल बैंडविड्थ होता है ओप एम्प का वो स्लीव रेट से ही लिमिटेड होता है। ठीक है, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज इनवेरिएबली यूज्ड इन द इनपुट स्टेज ऑफ ऑल ओप एम्प्स। This is done basically to provide the op amp with very high CMRR. ठीक है, उसके बाद हम लोग रैथमिक एम्पलीफायर देखते हैं। ये या तो डायोड से बनेगा या तो ट्रांजिस्टर से बनेगा इन फॉरवर्ड बायस, और एक सीरीज रेजिस्टेंस भी यूज होता है। तो लोगरिथमिक एम्पलीफायर में क्या होता है, एक ओप एम्प के ऊपर फीडबैक में हम लगाएंगे फीडबैक सर्किट में एक डायोड,
और इनपुट साइड में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड करंट होता है किसी भी डायोड में, वो तो हम शॉकली इक्वेशन से ही देते हैं, राइट। तो लोगैरिथमिक एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है ना, वो होता है माइनस जीटा वी टी एल एन वी एस अपॉन आई नॉट आर। फिगर ही याद रखना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एंटी लॉग एम्पलीफायर में क्या होता है ना, कि बस डायोड और रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर में क्या होता है, एक लॉगरिथमिक एम्पलीफायर और एक एंटी लॉग एम्पलीफायर को हम आपस में कैस्केड कर देते हैं। और डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो अगर ओप एम्प पॉजिटिव फीडबैक में, तो देखो हम यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर करेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक ओप एम्प जो है वो इस्तेमाल होता है श्मिट्स ट्रिगर बनाने के लिए। श्मिट्स ट्रिगर जो होता है वो इस्तेमाल होता है टू कन्वर्ट द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म इनटू स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को स्क्वायर वेव फॉर्म बनाने के में हम श्मिट्स ट्रिगर का यूज़ करते हैं। ये इसका डायग्राम है श्मिट्स ट्रिगर का। इसमें एक रेफरेंस वोल्टेज यूज़ किया जाता है ड्यूटी साइकिल को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरा रेफरेंस वोल्टेज जो है वो 0 से ज़्यादा है, तो मेरा ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% से ज़्यादा होगा, ठीक है। और उस केस में जो मेरा फिगर है वो 50% ये ऊपर ज़्यादा है, राइट। अगर मेरा रेफरेंस वोल्टेज 0 है तो मेरा ड्यूटी साइकिल 50% है, डीसी की एवरेज वैल्यू 0 है, और एकदम ऐसे बीचों बीच में वेव फॉर्म बनेगी, स्क्वायर वेव फॉर्म, क्योंकि स्क्वायर वेव फॉर्म बनाता है ना। और अगर रेफरेंस वोल्टेज मेरा 0 से कम है तो मेरी ड्यूटी साइकिल भी 50% से कम है, और उस केस में नेगेटिव साइड में हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म बनेगा। ये पॉजिटिव साइड में बन रहा था स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइस।